हेलो बच्चों, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। बच्चों, जैसा आपको पता है कोविड-19 के कारण जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन ना चलकर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आज हम थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों इस सब्जेक्ट को लेकर बच्चों में जो कन्फ्यूजन है उनकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि बच्चे पूछ रहे थे कि ये सब्जेक्ट जो है वो किस ब्रांच में चलने वाला है, किस सेमेस्टर में चलता है, कौन बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं इसको। तो बच्चों, अगर बात करें मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो इसको जी जनरल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ते हैं बच्चों। अगर बात करें बीएमडब्ल्यू की, तो जो बीएमडब्ल्यू है वो सिविल फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो इसको बीएमडब्ल्यू नाम से पढ़ते हैं। अगर बच्चों बात करें सीएस और आईटी की, तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बच्चे इसको बी ट्रिपल ई या बी डबल ई नाम से पढ़ते हैं बच्चों। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर ये बी ट्रिपल ई के नाम से चलता है और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर बच्चों ये डबल ई के नाम से चलता है। और अब बात करें बच्चों की जो बी डबल ई है, तो जो बी डबल ई है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर अभी भी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको सिलेबस तीनों जितनी भी ब्रांच मैंने बताई हैं उन सबका आपको सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिया जाएगा। वहाँ से आप इसको देख लेंगे कि जो सिलेबस है वो सेम है, एज इट इज़ है, पर नाम केवल चेंज है। तो बच्चों, अगर आप मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और सिविल इंजीनियरिंग और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और साथ के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी बच्चे हैं, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपको सजेशन है, छोटा सा सजेशन है। आपको एक चीज़ बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे इस कोविड-19 के कारण जो बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाए हैं तो वो अपनी पढ़ाई आसानी से स्टार्ट घर बैठ के कर पाएँ। बच्चों, अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का हम जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सारी पीडीएफ और सारी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इससे पहले मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाकर उनको देखिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो बच्चों, जो दो लेक्चर जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं तो वो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। की वैल्यू आई थी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी बच्चों, वो 44 ओम आई थी। ठीक, अगर सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें तो सेकंड न्यूमेरिकल में था बच्चों विद्युत धारा का मान निकालना था, करंट की वैल्यू फाइंड करना थी, तो करंट की वैल्यू उसमें आ गई है 5 एम्पियर। बच्चों, अगर इसका आपको अभी तक आपने नहीं देखा है ये वाला लेक्चर तो आप देख लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल पहला था तो उसमें वोल्टेज दे रखा था 220 वोल्ट और उसका जो प्रतिरोध जो करंट थी तो वो 5 एम्पियर दे रखी थी। तो आपसे पूछा गया था आर का मान, तो आपने रख दिया 220/5। अगर आप इससे काटोगे इसको बच्चों तो आपका 44 आ जाएगा। ठीक, और सेकंड जो न्यूमेरिकल था उसमें वैल्यू दे रखी थी, जो वोल्टेज था उसकी वैल्यू दे रखी थी 20 और जो करंट प्रतिरोध था उसका वैल्यू दे रखी थी 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना था बच्चों। और बच्चों, एक चीज़ और बता दें कि इस लेक्चर के लास्ट में भी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसका जो सोल्यूशन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बच्चों, एक चीज़ और बता दें कि आप अपने नाम के साथ, अपनी ब्रांच के साथ, अपने नाम के साथ और अपनी सिटी के साथ आप किस डिस्ट्रिक्ट में, किस सिटी में कहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम आप डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम देखने वाले बच्चों रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध का क्या कॉन्सेप्ट है। बच्चों, अगर बात करें रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध, तो बच्चों इसके नाम से ही आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि रजिस्ट कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुण जो किसी भी चीज को रजिस्ट करता हो। तो अगर बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध हिंदी में होता है प्रतिरोध, इंग्लिश में होता है रेजिस्टेंस। बच्चों, अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का मतलब है कोई पदार्थ का कोई ऐसा गुण जो उसमें विद्युत धारा फ्लो हो रही है या फिर जो उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, तो उनके फ्लो होने में बाधा क्रिएट कर रहा है। तो उस बाधा को, जो बाधा क्रिएट कर रहा है, जो फिनोमिना है हमारे मटेरियल का, उस फिनोमिना जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसी बाधा को हमने बोल दिया, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल दिया हमने प्रतिरोध। बच्चों, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है। तो बच्चों, अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो डेफिनेशन है किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। बच्चों, अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्ट किसी भी चीज को रजिस्ट करने वाला, रोकने वाला, ठीक, किसी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला। तो
जो पदार्थ है, जो हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल का कोई ऐसा फिनोमिना हो या ऐसा गुण हो, ऐसा गुण वो प्रदर्शित करे जिसके कारण वो जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके पाथ में, उसके फ्लो होने में, उसके मार्ग में अवरोध क्रिएट करे, उसको फ्लो होने में बहुत दिक्कत होना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, तो इस चीज़ को हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। अगर बात करें बच्चों एक बार फिर इसके डेफिनेशन की, तो आप बताओगे कि किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। बच्चों अगर बात करें विद्युत प्रतिरोध की, तो विद्युत प्रतिरोध को आप आर से डिनोट करोगे और इसका जो मात्रक है वो ओम है। बच्चों एक छोटा सा यहीं पर कॉन्सेप्ट है, मैंने जो पहले फर्स्ट क्लास ली थी आपकी, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको करंट बताया था। बच्चों करंट को क्या कहा था आपने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन आपने बोल दिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो आपने बोल दिया कि उसके रिवर्स डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है। बच्चों ये था पहले क्लास का कॉन्सेप्ट, और पहले क्लास को आप अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, वो बेस है इसका। अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो बच्चों सेकंड क्लास में आपने देखा था जो आपका पोटेंशियल था उसका कॉन्सेप्ट। अगर बात करें बच्चों पोटेंशियल, तो देखिए एक दूसरे से ये इंटरलिंक है। अगर पोटेंशियल की बात करें बच्चों, तो पोटेंशियल में क्या था कि जो प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई ऐसा बल, कोई ऐसा गुण या कोई ऐसा बल जो उस पर क्या करे, उस पर फोर्स क्रिएट करे या प्रेशर लगाए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसी भी प्रकार, तो वहां पर आप बोलोगे कि यहाँ पर आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। बच्चों अगर बात करें थर्ड कॉन्सेप्ट की, तो थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका कि किसी भी पदार्थ के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, और जो करंट है, करंट के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी बाधा को या फिर उसी फिनोमिना को, जो पदार्थ का फिनोमिना है या उसका गुण, भौतिक गुण है, उस गुण को आपने बोल दिया रेजिस्टेंस। और इसको आप आर से प्रदर्शित करोगे और इसका जो मात्रक होगा बच्चों वो ओम होगा। बच्चों अगर हम एक छोटा सा नेटवर्क लेते हैं, तो इस नेटवर्क में देखिए अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें कि अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर की बात करें बच्चों, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। बच्चों अगर बात करें हम कि कंडक्टिंग पदार्थ या फिर कोई ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस आपने मान लिया आर, और उसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित कराई या फिर आपने बी वोल्टेज दिया, तो उसमें आई एम्पेयर की अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों अगर उसका आप प्रतिरोध फाइंड करोगे तो प्रतिरोध की वैल्यू आएगी। अगर ओम्स लॉ लगाओगे बच्चों यहाँ पर, तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्ट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बच्चों अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट की बात करें तो बी बराबर होता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम पोटेंशियल, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा। जो आर क्या था बच्चों, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था या नियतांक था कोई, तो वही नियतांक यहाँ पर आपने क्या किया, वही उसी थ्योरम को, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, ओम्स लॉ को अप्लाई किया इस वाले नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अगर हम इसमें बी विभवांतर दिया है, आई यहाँ पर करंट उत्पन्न हो रही है और इसका जो प्रतिरोध है वो आर मान लिया है बच्चों, तो यहाँ पर अगर ओम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा बी बराबर आई आर। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो आर की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन आई, ठीक, और यही हमारा प्रतिरोध होता है, यही हमारा रिलेशन है प्रतिरोध का, और ओम्स लॉ में आप इसको देख चुके हो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों बात करें कि हम कैसे इसको बताएंगे कि किस किस पर हमारा जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, या फिर प्रतिरोध की वैल्यू किस किस पर निर्भर करती है। अभी आपने बच्चों देखा कि जो हमारा प्रतिरोध है, जो फिजिकल फिनोमिना है या फिर फिजिकल उसका ऐसा गुण, भौतिक ऐसा गुण जो करंट और इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको आपने बोल दिया प्रतिरोध। तो अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर बराबर रो एल अपॉन ए। बच्चों अगर बात करें रो की, तो रो क्या है हमारा, प्रतिरोधकता है, या फिर हम बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है। और अगर हम एल की बात करें तो एल है हमारा लेंथ, और ए की बात करें बच्चों तो ए है हमारा एरिया। तो अगर हम बात करें बच्चों की जो हमारा रजिस्टेंस है, जो हमारा प्रतिरोध है, तो वो किस किस पर निर्भर करेगा, तो वो हमारा निर्भर कर देगा कि किस टाइप का पदार्थ है हमारा। तो पदार्थ का मतलब हमारी उसकी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या होगी, पदार्थ किस टाइप का है। अगर बात करें स्पेसिफिक रजिस्टिविटी की, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहीं पर देख लीजिए बच्चों। अगर स्पेसिफिक रजिस्टिविटी की बात करें तो जो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी होती है वो हमारी टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। सारे मटेरियल की स्पेसिफिक रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, और आप अगर मान लीजिए एक जो आपका मटेरियल है ये है कॉपर वायर, अगर आप कॉपर वायर को कितने ही टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं बच्चों, फिर भी उसकी जो रजिस्टिविटी है वो सेम रहती है। क्यों सेम रहती है, क्योंकि वो उसका गुण है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती, तो ये कांस्टेंट रहती है हमारी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी।
अगर एल की बात करें बच्चों, तो एल है हमारी लेंथ की, हमारे जो तार है, वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, और ए क्या है, हमारे क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया क्या है। बच्चों अगर बात करें हम कि रजिस्टेंस किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारी स्पेसिफिक रजिस्टिविटी जो हमारा रो है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी, और हमारा जो लेंथ है लेंथ पर डिपेंड करेगी, और साथ के साथ हमारा जो एरिया है उस पर भी डिपेंड करने वाली है। बच्चों अगर बात करें हम कि हमारा एरिया, मान लीजिए अगर आपने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया बच्चों, अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया, तो एरिया जब आप बढ़ जाएगा, यहां मान लीजिए अगर आप इसमें से एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो जाए। आप एरिया को बढ़ा रहे हो बच्चों, तो आपका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर आप एरिया को कम कर रहे हो बच्चों, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। तो अगर इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम एरिया को उसके बढ़ा देते हैं। अगर हमने एरिया को बढ़ाया बच्चों, यहां पर मान लीजिए हमने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया। अब जब एरिया को बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस कम हो गया बच्चों, और एरिया को अगर आप कम कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, अगर आप लेंथ की बात करें, हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ अगर आप क्या कर रहे हो, लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ जितनी ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे बच्चों, रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, है ना। और लेंथ को अगर कम कर दोगे, तो आपका जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो कम हो जाए, होता हुआ चला जाएगा। ठीक, और स्पेसिफिक जो रजिस्टिविटी है वो किसी भी पदार्थ के गुण को शो करेगी कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है, कॉपर वायर है, या फिर एल्युमिनियम वायर है, या फिर हमारा कोई दूसरा है टंगस्टन है, या फिर कोई जो हाईली मेलेबल होते हैं उस टाइप का है, या फिर कोई है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम इंग्लिश की बात करें, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। हम इसको बायलैंग्वेज रखने वाले, इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपको मिलेगा। तो बच्चों अगर बात करें हम कि जो हमारी रेजिस्टेंस है उसको आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बताओगे द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट्स नोन एज रेजिस्टेंस। बच्चों जो आपके सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द सेंस ऑफ कि जो आपका नेटवर्क है, नेटवर्क बना हुआ है, या फिर कोई वायर है, या फिर कोई मटेरियल है, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका ऐसा फिनोमिना, या उसकी ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करे, उसमें विद्युत जो आपकी करंट फ्लो हो रही है उसका अपोज करे, तो उसको आपने बोल दिया रेजिस्टेंस। बच्चों अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, आर से इसको डिनोट करोगे, और इसकी जो यूनिट्स होगी वो ओम्स होगी। बच्चों अगर बात करें हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें, कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले हैं। तो बच्चे अगर बात करें हम कि जो अभी आपने देखा रेजिस्टेंस जो था वो किस किस के फॉर्मूले में क्या क्या था रेजिस्टेंस वाले में, तो रो एल अपॉन ए था बच्चों। तो अगर बात करें पहले वाले कॉन्सेप्ट के, पहले वाले पॉइंट की कि हमारा प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करेगा, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट पहुंचाने वाले हैं, तो पहला फैक्टर है आपका किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि जो आर है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। और इस केसेस में क्या होगा, जितना लेंथ हम बढ़ाएंगे उतना हमारा प्रतिरोध बढ़ता हुआ चला जाएगा। जितना हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे उतना हमारा जो प्रतिरोध है वो डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चों अगर बात करें कि हम अर्थिंग की, यहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, तो अगर हम अर्थिंग की बात करें बच्चों, तो अर्थिंग के केसेस में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो हमारे लेंथ है वो कम हो जाए, जिस कारण क्या हो, हमारा जो प्रतिरोध है वो भी कम हो जाए। जब लेंथ कम होगी प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, साथ के साथ जो करंट है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा वहाँ फ्लो हो जाएगी। तो अगर शॉर्ट सर्किट आएगा भी हमारा फॉल्ट किसी भी मशीन में, या फिर जिसका भी हमने अर्थिंग किया है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली ग्राउंड कर देगा उसको। ठीक, तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर पहले पॉइंट की बात करें, तो पहले पॉइंट आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर देख लीजिए। जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें, तो नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका बच्चों किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अव्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों अगर ये वाले की बात करें, इसमें तो आपने देखा यहाँ पर कि जो आपका प्रतिरोध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके
व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस केसेस में क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पर हमने जो ए है, ए की वैल्यू को धोखे से भी इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी इससे पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बच्चों कि जो अर्थिंग है, अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि जो लेंथ है कंडक्टर की उसको कम करते हैं और जो एरिया है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ जाता है और लेंथ कम हो जाएगी तो हमारा जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो जितनी भी करंट वहाँ पर लीकेज करंट या फॉल्टी करंट उत्पन्न होगी तो वो सारी की सारी ग्राउंड होती हुई चली जाएगी। ठीक, तो ये अगर बात करें सेकंड पॉइंट की तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे बच्चों कि जो हमारा एरिया, जो हमारा प्रतिरोध है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। जितना ज़्यादा एरिया आप बढ़ा दोगे उतना रेजिस्टेंस उसी रेशियो में कम होता हुआ चला जाएगा। थर्ड फैक्टर की बात करें कि थर्ड ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करने वाला है, तो थर्ड फैक्टर है बच्चों कि टाइप्स ऑफ हमारा मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल कैसा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हमारी जो प्रतिरोधकता है या फिर जो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टिंग वायर की या मटेरियल की बात करें कि मटेरियल किस टाइप का है तो हमारा जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जैसा प्रतिरोध, जैसा रजिस्टिविटी होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक हम मान लें कि जो हमारा कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जो उसका एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो आपका अगर पर यूनिट की बात करें, पर यूनिट की कैलकुलेट करें बच्चों, जो हमारा कंडक्टिंग वायर है, तार है, उसका पर यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें रेजिस्टेंस, तो पर यूनिट की बात है यहाँ पर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करोगे तो बच्चों जो हमारा प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी के। ठीक, तो ये था इसका तीसरा, और ये इसको अफेक्ट पहुंचाने वाले हैं। ये मेन है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं बच्चों जो हमारे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले हैं। तो अगर बात करें हम, कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जैसे वेदर हो गया, मौसम की कंडीशन हो गई कि कैसा मौसम है, विंटर है या फिर गर्मी है, ठंड है, जाड़े हैं, उस टाइप से वो भी उसको इफेक्ट पहुंचाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉइस्चर एरिया है, मॉइस्चराइज एरिया है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ पर उपस्थित, ये सब उसको प्रभावित करने वाले हैं। तो ये मेन थे बच्चों, इसी को आपको लिखना है बच्चों। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। अगर प्रतिरोधों का संयोजन की बात करें बच्चों, तो हम प्रतिरोध को 3 टाइप्स पे या फिर 3 प्रकार से उसको संयोजित कर सकते हैं और 3 टाइप से हम उसको कनेक्शन बनाते हैं बच्चों। अगर बात करें पहले की, फर्स्ट की, तो फर्स्ट है हमारा सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम। सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारा पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम। अगर थर्ड की बात करें तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन है हमारा। ठीक, अगर पहले की बात करें बच्चों तो पहला वाला हमारा जो सीरीज कनेक्शन है या फिर श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम हम ऐसे बनाते हैं, जो हमारे पास प्रतिरोध है तो उसको हम क्या करते हैं, एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं सारे प्रतिरोध को एक सीरीज में, जिससे क्या हो, उनमें जो करंट का फ्लो हो तो उसको एक ही पाथ फॉलो करना पड़े, दूसरा पाथ उसको फॉलो ना करना पड़े। जैसे अगर इस वाले नेटवर्क की हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इसको मान लीजिए R1, इसको आपने मान लिया R1, R2, R3। अगर हम इसकी बात करें R1, R2, R3, R4 की, तो यहाँ पर चारों प्रतिरोध के लिए जो करंट की वैल्यू है या फिर जो करंट है उसको कोई दूसरा पाथ ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। तो इस केसेस में क्या होगा, I1, I2, I3, I4 इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि करंट इक्वल फ्लो होगी, यहाँ पर करंट कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों इसके अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया है हमने, ऐसा सर्किट डिजाइन किया, तो उसको हम बोल देंगे सीरीज कनेक्शन। बच्चों अगर बात करें सीरीज कनेक्शन की, तो इसका एक बार डेफिनेशन देखते हैं, इसकी थ्योरी देखते हैं क्या बोल रही है। तो अगर थ्योरी की बात करें बच्चों, तो प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक ही मार्ग अथवा पाठ नहीं होगा बच्चों, ये होगा पाथ। ठीक, पाथ एक ही पाथ उपस्थित होता है या उपलब्ध होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है बच्चों। इस क्रम की बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की, तो इससे पहले आपको मैंने अभी बताया कि जो करंट है उसको एक ही पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। जब एक पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसको एक ही मार्ग ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वहाँ उसके जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे सब में जो विद्युत धारा का मान है वो नियत रहेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक, तो यही बोला गया सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में बोला गया बच्चों कि इस संयोजन में विद्युत धारा का मान बराबर होता है या नियत रहता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट में इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है और उनका योग कुल विभवांतर के तुल्य होता है। बिल्कुल सही है बच्चों। अगर बात करें कि जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध कैसे कनेक्टेड होते हैं, चलिए एक बार हम इसका जो
सर्किट डायग्राम उसको बना लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा प्रतिरोध बच्चों, तो प्रतिरोध जो है ये हमारा संयोजन है। यहाँ पर हमने क्या किया, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लगा दिए। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब जो 20 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, यहाँ पर टोटल हमारी जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। यहाँ पर V1 हो जाएगी, यहाँ V2 होगी, यहाँ पर V3 होगी। तो इस केसेस में क्या होगा बच्चों की जो हमारा वोल्टेज है उसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी, और जो हमारी करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, बराबर ही रहेगी। तो नेक्स्ट अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो करंट की जो वोल्टेज की वैल्यू वो सारे प्रतिरोध में अलग अलग है, 1 2 3 4। अगर ज़्यादा भी प्रतिरोध होंगे तो सभी में अलग अलग हो जाएगी, और जो उसका योग है बच्चों वो तुल्य या कुल वोल्टेज, जितना वोल्टेज अप्लाई किया गया था, जितनी वोल्टेज की वहाँ पर बैटरी को लगाया गया है, अप्लाई किया गया है, तो उसके योग के बराबर हो जाएगी कुल वोल्टेज। तो अगर डेरिवेशन की इसकी बात करें बच्चों की हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे, तो देखिए इसके डेरिवेशन की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, ये है हमारा नेटवर्क बच्चों एक चीज़ बता दूं कि इसके आपको नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना है, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और एग्ज़ाम के समय नहीं, आपके पास इतना समय नहीं होगा, तो बच्चों आप कॉपी पेपर लेकर ही बैठिएगा और आप साथ के साथ इसको नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आप फ्यूचर में इसको बार बार रिवाइज कर पाएँ। बच्चों एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों की मदद नहीं की है, मदद इन द सेंस ऑफ कि अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया है, तो बच्चों आप अपने जहाँ जहाँ भी आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो एक बार उन लोगों के लिए इसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। बच्चों अगर बात करें हम नेटवर्क की, तो नेटवर्क में क्या है, हमने तीन प्रतिरोध ले लिया, R1 R2 R3, और तीनों का प्रतिरोध जो हमने क्या किया, एक बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी है, इससे हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रही है उसको दूसरा पाथ नहीं मिल रहा है, एक ही पाथ से वो ट्रैवल कर रही है, यहाँ से आई, और यहाँ पर ये पूरा पाथ इसका कंप्लीट हो गया। बच्चों अगर बात करें हम कि प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध देखिए यहाँ पर हमको 20 वोल्ट प्रतिरोध मिला, हमने अप्लाई किया, और इस वाले प्रतिरोध के अक्रॉस अगर बात करेंगे तो V1 हो जाएगा, इस प्रतिरोध के अक्रॉस की बात करेंगे तो V2, और इसके अक्रॉस की बात करेंगे तो V3 हो जाएगा। अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, तो ओम के नियमानुसार किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ओम्स लॉ, ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि B बराबर होता है IR। तो अगर B बराबर IR होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध, यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध जो है R1 R2 R3, तो इनके जो अक्रॉस वोल्टेज है वो V1 की वैल्यू होगी IR1, और सेकेंड वाले की होगी B2 बराबर IR2। अगर थर्ड की बात करें बच्चों, तो थर्ड वाले में होगी B3 बराबर IR3। तो ये था आपका ओम्स लॉ। तो अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, तो यहाँ देखिए बच्चों, अतः B बराबर, आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देखिए आपने लिखा है B बराबर B1 B प्लस B2 प्लस B3 प्लस डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा बच्चों, इसको आपने इक्वेशन 1 बना लिया, और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे जो सबके अक्रॉस वोल्टेज है R1 R2 R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो B1 बराबर होगा I1 R1, B2 के बराबर होगा I1 R2, B3 के बराबर होगा IR3। बच्चों ये सारी वैल्यू आपने क्या की, जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी आपने, तीसरी समीकरण बनाई थी, उसमें आपने इसको पुट कर दिया। जब आप उसमें ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा B बराबर IR1 IR2 IR3 प्लस डैश डैश डैश। बच्चों यहाँ पर I जो है वो कॉमन है, तुमने क्या किया, उस यहाँ से I को कॉमन निकाल लिया, और I को जब कॉमन निकाला तो एक चीज़ और पता है, B बराबर IR होता है। यहाँ भी आपने क्या किया, B की वैल्यू पुट कर दी, IR, I से I बोथ साइड आपने कैंसिल कर दिया, बचा आपका इधर R बचा बच्चों, और इधर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। ये आपका फाइनल रिलेशन आ चुका है बच्चों। अगर बात करें बच्चों की, ये तो हमारा फाइनल रिलेशन है जब तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। बच्चों अगर n नंबर ऑफ प्रतिरोध अगर हमारे श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हो गए, तो उसका तुल्य जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा NR। जितने प्रतिरोध होंगे बच्चे उतना यहाँ पर ऐड करते हुए हम चले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। हाँ, अगर इंग्लिश की बात करें बच्चों, तो यहाँ इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, नेक्स्ट है आपका पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें, तो पैरेलल कनेक्शन में आप इससे पहले आपने सीरीज देखा, तो सीरीज में क्या था, जो विद्युत धारा थी उसको एक ही पाथ ट्रेवल करने के लिए एक ही पाथ था। अब यहाँ पर क्या, पैरेलल कनेक्शन में एक पाथ ट्रेवल ना करने, एक पाथ ना होने, मतलब एक पाथ ना होकर कई पाथ होंगे विद्युत धारा को ट्रैवल करने के लिए।
तो अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो ऐसा संयोजन जिसमें धारा प्रवाहित होने के लिए एक मार्ग ना होकर अनेक मार्ग उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के संयोजन को आप समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बच्चों अगर बात करें इस वाली डेफिनेशन की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो विद्युत धारा, जो करंट है, उसको एक मार्ग ना होकर अनेक मार्ग मिलने वाले हैं। अगर एक कहने का मतलब अनेक मार्ग इन द सेंस ऑफ बच्चों की, मान लीजिए एक प्रतिरोध यहाँ कनेक्टेड है, एक प्रतिरोध इसके पैरेलल में नीचे कनेक्टेड है, एक और नीचे कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्टेड है। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पर कितने पाथ मिल रहे हैं। यहाँ से जब बैटरी यहाँ आप कनेक्ट करोगे तो जब बी वोल्ट अप्लाई करोगे यहाँ से करंट निकलेगा, तो करंट के लिए एक तो पाथ ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। बच्चों करंट बिल्कुल पानी की तरह होगा, जैसे पानी फ्लो कर जाता है, आप जमीन पर पानी डाल दोगे तो जिधर जिधर उसको पाथ मिलेगा उधर वो ट्रैवल कर जाएगा। इसी प्रकार हमारी करंट है, अगर करंट को जहाँ भी पाथ मिल जाएगा, पाथ मतलब जहां भी उसको वायर मिलेगा उस वायर में वो फ्लो कर जाएगी। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे पाथ मिल गए हैं, और जब पाथ मिले हैं बच्चों तो यहाँ करंट हर पाथ में फ्लो कर जाएगी। तो इसमें आपने देखा कि जो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक मार्ग ना होकर कई मार्ग उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के संयोजन को आपने बोल दिया पैरेलल कनेक्शन। बच्चों इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में आपका इस संयोजन में विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच बराबर होता है तथा विद्युत धारा का मान बराबर नहीं होता, यह अलग अलग होता है। बच्चों इससे पहले वाला जो था सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू बराबर होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी, और जो विभवांतर है उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अगर बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा बच्चों की, पैरेलल कनेक्शन में जो आपका विभवांतर है वो तो सेम रहना है, पर जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अभी वो भी देखते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो कैसे सेम बन रहा है। बच्चों नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में भिन्न भिन्न होता है, जिसका मान तुल्य धारा के मान के बराबर होता है। यहाँ पर है तुल्य बच्चों, तुल्य धारा के बराबर होता है। बच्चों अगर तुल्य की बात करें, तुल्य धारा की बात करें, तो तुल्य धारा का मतलब है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, ये था मतलब अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हुए समांतर क्रम में पैरेलल कनेक्शन में, तो आपका ये वाला आएगा, और इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा बच्चों, इसको आपने मान लिया इक्वेशन 1। अब इसके अगर डेरिवेशन की बात करें तो बच्चों हमने माना कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टेंस के अक्रॉस हमने मान लिया कि वोल्टेज, आपका जो नेटवर्क था वो नेटवर्क कुछ ऐसा है। यहाँ पर नेटवर्क पहले देख लीजिएगा, नेटवर्क नहीं है बच्चों, तो नेटवर्क बना लीजिएगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नेटवर्क कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपने क्या किया, नेटवर्क बनाया, इसके जस्ट नीचे एक और लगा दिया, एक इसके नीचे और लगा दिया, और जो आपका वोल्टेज है, जो बैटरी है, उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये बी वोल्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ इसको R1 बना लीजिए, इसको R2 मानिएगा बच्चों, इसको R3 मानिएगा, और यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से आ रही है वापस, तो करंट को फ्लो होने के लिए ये पाथ मिल गया, ये भी पाथ मिल गया, ये भी पाथ मिल गया, तो एक पाथ ना मिलकर कई पाथ मिल गए, और इसी प्रकार के संयोजन को आपने बोल दिया समांतर क्रम या पैरेलल कनेक्शन। ठीक, तो अगर आप प्रत्येक प्रतिरोध जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस का मतलब इस वाले कोने से इस वाले कोने, मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है वो B1 R1 प्रतिरोध के लिए होगा B1 बराबर I R1। ठीक, अगर सेकंड प्रतिरोध की बात करें, सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें, तो सेकंड में होगा B2 इक्वल टू I R2। अगर थर्ड की बात करें तो होगा B3 इक्वल टू I R3। बच्चों ये तो था वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो इतना था बच्चों। अब इन तीनों को आपने क्या किया, पुट इन वन में पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में, तो आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, और इस रिलेशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर होगा I बराबर B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है कि B सब में कॉमन है, आपने क्या किया, B को कॉमन ले लिया, और B जब आप कॉमन लोगे तो I के अपॉन में इसको डाल दोगे। तो बच्चों जब B के या फिर B को आपने यहाँ से जब कॉमन लिया है, तो B को आप क्या करोगे कि इसके अपॉन में डालोगे, तो इसके अपॉन में हो जाएगा I/V, और I/B आपको पता है 1/R होता है। ठीक, या तो ऐसे कर लीजिए बच्चों, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, जो I की वैल्यू थी ओम्स लॉ से उसकी I की वैल्यू को निकाल लिया, I बराबर B/R हो गया, उसको क्या किया आपने इस वाले रिलेशन में पुट कर दिया। अब जब आप यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए कि जब आपने पुट किया तो B/R हो गया, यहाँ पर देखिए B/R बराबर B/R1 B/R2 B/R3। तो आपने क्या किया, यहाँ जो B की वैल्यू वो सेम है, आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर काट दीजिए, तो दोनों साइड से जो आपने B को कैंसिल कर दिया, जब B कैंसिल हुआ तो इस तरफ बचा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये था फाइनल उसका डेरिवेशन। ठीक, बच्चों नेक्स्ट अगर कुछ न्यूमेरिकल की बात करें, तो आज इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। पहला न्यूमेरिकल है कि दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा धारा ज्ञात कीजिए। बच्चों इस वाले परिपथ में आपको क्या करना है,
इस वाले परिपथ में आपको धारा निकालना है, आई का मान निकालना है, पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध, उसके बाद आपको करंट निकालना है। ठीक, तो बहुत ध्यान से निकालिएगा बच्चों, यहाँ बिल्कुल गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद आप जो ओम्स लॉ है उसको अप्लाई करेंगे और वहाँ से आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं। और बच्चों इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नाम, अपनी सिटी, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने जगह जहाँ आप रहते हैं उसके साथ आप डिस्क्रिप्शन में देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में हमको प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, और अपने रोल नंबर, नाम, ब्रांच के साथ भी। सेकंड की बात करें बच्चों, सेकंड आपका जो सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल है, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपका ये प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में कनेक्टेड है, और ये जो प्रतिरोध है तीनों, उसमें 15-15 ओम का प्रतिरोध कनेक्टेड है तीनों ब्रांचों में, और जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है। इसमें आपको आई का मान निकालना है और तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो बच्चों कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।